नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 63। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है हमारा आज का वेरिएबल पोटेंशियल एंड टनलिंग इफेक्ट। ठीक है, नाउ जैसे नाम से पता चल रहा है वेरिएबल पोटेंशियल। देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने एक कांस्टेंट पोटेंशियल वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया जिसकी हाइट कितनी थी, वी नॉट थी। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है या फिर जो एक्चुअल फिजिकल सिस्टम होता है वहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होता है। पोटेंशियल कैसा होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है, तो लिख कर चलेंगे और सबसे पहले किसको समझेंगे? जो वेरिएबल पोटेंशियल हुआ उसका मतलब क्या होगा। वैसे आपको समझ में आ गया, जैसे वेरिएबल यानी जो पोटेंशियल क्या होगा वो पोजीशन के साथ या एक्स के साथ क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल पोटेंशियल बोलेंगे। और अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? एक कांस्टेंट पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया, फिर कांस्टेंट पोटेंशियल वेरिएबल के बारे में क्या किया? डिस्कस किया। इसी को लिख के चलेंगे और बेहतर समझ में आएगा। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, टिल नाउ ऐसे लिख के चलो, हिडन डालो वेरिएबल पोटेंशियल। क्या डालो? वेरिएबल पोटेंशियल। ठीक है, टिल नाउ वी डिस्कस्ड about constant potential barrier as follow, as या फिर which look like follow, constant potential barrier which look like as follow या following। जो कैसा दिखता था? फॉलोइंग ऐसा दिखता था। कैसा? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर वी एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड द कांस्टेंट पोटेंशियल इज लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके का पोटेंशियल था हमारे पास। और ये क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पर क्या है? एक्स इक्वल टू 0 और ये क्या है? एक्स इक्वल टू ए। और ये क्या है मेरे पास? वी नॉट पोटेंशियल। यानी कैसा पोटेंशियल है? एक कांस्टेंट पोटेंशियल वेरिएबल है। ठीक है, इस टाइप का पोटेंशियल डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में हमने। तो अभी तो हमने कैसा पोटेंशियल डिस्कस किया है? इस टाइप का एक कांस्टेंट पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया है। बट for actual physical system potential is not constant, it is variable। कैसा होता है? वेरिएबल होता है। ठीक, कैसा होता है? वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इन फॉलोइंग फिगर। ठीक है, फॉलोइंग फिगर कैसे? देखो माना कोई पोटेंशियल है, अज्यूम कर लिया कि ये क्या है? मेरी वी एक्स एक्सिस है और ये क्या है? मेरी इस तरीके से एक्स एक्सिस है। और यहाँ पर एक पोटेंशियल ड्रॉ कर दिया हमने यूँ करके। ठीक है, ये इस तरीके से क्या कर दिया? एक पोटेंशियल ड्रॉ कर दिया। एंड दिस पोटेंशियल इज नॉट लाइक दिस पोटेंशियल इज नॉट कांस्टेंट। वी कैन सी द वैल्यू ऑफ वी एक्स इज चेंजिंग विथ एक्स के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो दिस इज अवर वेरिएबल पोटेंशियल। तो ये क्या है? हमारा एक टाइप का वेरिएबल पोटेंशियल है। क्या है? वेरिएबल पोटेंशियल है। ठीक है, वेरिएबल पोटेंशियल। और एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं आपको इस तरीके से कि ये क्या है मेरे पास? इस तरीके से दिस इज अवर वी ऑफ एक्स एंड दिस इज ओवर क्या है? दिस इज ओवर एक्स एक्सिस। अगर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लें तो कुछ इस टाइप का ले लो कि इस टाइप से क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। ठीक है, यूँ करके गया फिर ऐसा हो गया। तो ये भी क्या है? एक टाइप का वेरिएबल पोटेंशियल है। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरिएबल पोटेंशियल। ये क्या है? वेरिएबल पोटेंशियल है वेरिएबल पोटेंशियल। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ वेरिएबल पोटेंशियल। तो एक्चुअल लाइफ में या फिर एक्चुअल फिजिकल सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है? वेरिएबल होता है। तो समझ में आया कि वेरिएबल पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ। अब किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं किसकी? जो यहाँ पर दूसरा टर्म आ रखा है, क्या? टनलिंग इफेक्ट। एक्चुअल में हम टनलिंग इफेक्ट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने इस वर्ड को यूज नहीं किया कि हमने मतलब टनलिंग इफेक्ट जो टनलिंग इफेक्ट में जो चीज़ होती है वो मैंने पढ़ ली है पहले। लेकिन जब वो चीज़ आई हमारे सामने इससे पहले वाले लेक्चर में या फिर एक दो लेक्चर पहले, तो हमने वहाँ पर बोला नहीं कि टनलिंग इफेक्ट है। हम वहाँ पर टनलिंग इफेक्ट बोलने से बचे। हमने ये बोला कि पार्टिकल क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में एंटर कर गया। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा कि पार्टिकल है वो बैरियर के अंदर घुस जा रहा था।
जब उसकी एनर्जी क्या थी, बैरियर की हाइट से कम थी, तब वो बैरियर के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, उसके अंदर घुस जा रहा था। ठीक है, एक्चुअल में इसी जो ये फिनोमिना है इसी को हम क्या बोलते हैं, टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं, लेकिन हमने वहां पर ये वर्ड यूज नहीं किया था। ठीक है, तो टनलिंग इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में घुस गया होगा कि व्हेनेवर ए पार्टिकल एंटर्स इन क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, यानी जो जहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स बोलती है कि यहां पार्टिकल जा ही नहीं सकता, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली वहां पार्टिकल जा रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, हम टनलिंग इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो टनलिंग इफेक्ट पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन नाम हम क्या कर रहे हैं, पहली बार यूज कर रहे हैं। तो हिंट डालो टनलिंग इफेक्ट। वेरिएबल पोटेंशियल क्या होता है समझ में आ गया, हिंट डालो टनलिंग इफेक्ट। सॉरी, ओके, पहले समझते हैं फिर लिखेंगे। ठीक है, तो अज्यूम कर लो कि ये क्या है, मेरे पास एक इस टाइप का एक पोटेंशियल है, ये वी ऑफ एक्स एक्सेस है, ऐसे डायग्राम से शो कर रहा हूँ, और ये एक्स एक्सेस है और दिस इज वी एक्स एक्सेस, और मैं एक वेरिएबल पोटेंशियल ले रहा हूँ कुछ इस टाइप का। मैंने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, एक वेरिएबल पोटेंशियल है। ऐसा हो सकता है एक वेरिएबल पोटेंशियल, एक वी ऑफ एक्स पोटेंशियल है, वेरिएबल पोटेंशियल है जो एक्स के साथ क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, यानी कांस्टेंट नहीं है। नाउ इसमें क्या हुआ, एक पार्टिकल इंसिडेंट किया जिसकी एनर्जी क्या है, ई है, और ये क्या है, पार्टिकल की एनर्जी है। देखो दिस इज एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये जो लाइन है किसको दिखा रही है, पार्टिकल की एनर्जी को दिखा रही है, ई, ये क्या है, पार्टिकल की एनर्जी है। ठीक है ना, अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इन दो पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पार्टिकल की एनर्जी क्या है, पोटेंशियल के बराबर है, यानी पार्टिकल के इस पॉइंट पर जो v ऑफ x है वो किसके बराबर है, e के बराबर है। अगेन इस पॉइंट पर जो v ऑफ x है वो किसके बराबर है, e के बराबर है। तो इन दो पॉइंट को कुछ नाम दे दूं मैं। ठीक है, इन दो पॉइंट को बोलूंगा मैं क्या, x1, इसे मैं क्या बोलूंगा, x1 बोलूंगा, और इस पॉइंट को क्या बोल दूंगा मैं, x2 बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, x2। इस पॉइंट को x1 बोल दूंगा और इस पॉइंट को क्या बोल दूंगा मैं, x2 बोल दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में जो v ऑफ x है वो क्या है, ग्रेटर देन e है। ठीक है, और इस रीजन में जो v ऑफ x है वो क्या है, लेस देन e है। और इस रीजन में भी, यानी जब व्हेन x इज लेस देन x1, यहां पर भी जो मेरे पास v ऑफ x है वो क्या है, लेस देन e है, जैसा कि हमको ग्राफ से देखने को मिल रहा है ना। अब देखो, सिंस फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स वी नो द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। इसको इधर भेज दिया तो क्या आ गया, E माइनस V आ गया ना। एंड क्लासिकल मैकेनिक्स से दिस K मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव। जो K होना चाहिए हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी उसी रीजन में पार्टिकल जाएगा क्लासिकली जहां पर K कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी K की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, उसी रीजन में क्या होगा, पार्टिकल एंटर करेगा। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर 3 रीजन है हमारे पास। किन रीजन है, इसको मैं क्या बोल दूं, रीजन फर्स्ट बोल दूं, इसे मैं क्या बोल दूं, रीजन सेकंड, और इसे मैं क्या बोल दूं, रीजन थर्ड। ठीक है, तो जो रीजन फर्स्ट है यहाँ पर, जो मेरे पास रीजन फर्स्ट है, देखो रीजन फर्स्ट कहने का मतलब क्या हुआ, व्हेन x इज लेस देन x0, जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन x0 है, तो इस पर्टिकुलर रीजन में क्या है, मेरे पास जो v ऑफ x है वो क्या है, लेस देन e है। जो v ऑफ x है वो क्या है, लेस देन e है, यानी एनर्जी ऑफ पार्टिकल से क्या है, कम है पोटेंशियल। तो अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालूं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, E माइनस वी होता है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, E माइनस वी ऑफ x आ जाएगा। एंड फॉर दिस रीजन दिस काइनेटिक एनर्जी इज कैसी होगी, बताओ, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। v ऑफ x क्या है, E से छोटा है, इसका मतलब कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसी आई, पॉजिटिव आई। तो ये जो रीजन है, ये वाला, ये कौन सा रीजन है, क्लासिकली अलाउड रीजन है। कैसा है ये, क्लासिकली अलाउड रीजन। ठीक है, अलाउड रीजन। ओके, यानी जहां पर एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिकली अलाउड रीजन बोलते हैं। यानी इस रीजन में क्लासिकली पार्टिकल एंटर कर सकता है। नाउ अगेन, अब किसकी बात करते हैं, इस रीजन सेकंड की बात करते हैं। ये है रीजन सेकंड। तो अगर मैं रीजन सेकंड की बात करूं, रीजन सेकंड की बात करूं, रीजन सेकंड करने का मतलब क्या हुआ, व्हेन x इज इन बिटवीन x1 एंड x2, जब क्या है, x की वैल्यू क्या है, x1 से बड़ी है लेकिन x2 से क्या है, छोटी है, तब देखो इस रीजन में क्या है, हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो पोटेंशियल है वो एनर्जी ऑफ पार्टिकल से क्या है, ज्यादा है। तो इस रीजन में क्या है, जो एनर्जी है वो क्या है, लेस देन Vx है, जो कि हमको ग्राफ से देखने को मिल रहा है। ओके ना, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होता है, E माइनस का V ऑफ x होता है। और ये बोल रहा है कि V ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन है किससे,
ई से, इसका मतलब इस रीजन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है तो इसका मतलब ये कैसा रीजन है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स बोलती है कि पार्टिकल की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकती, देखो ये होता है ना फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। देखो स्क्वायर आ गया ना इधर, p स्क्वायर आया तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 2m तो m क्या है, मास है तो पॉजिटिव रहता है। k क्या होगा, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। k कांट बी नेगेटिव, k की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लो k -1 हो गया, नेगेटिव हो गया, तो -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, माना इसका मास कितना है 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ -1, तो p इक्वल टू कितना आ गया, आयोटा। यानी मोमेंटम कैसा आ जा रहा है, इमेजिनरी। तो मोमेंटम तो इमेजिनरी हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो इसका मतलब जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, दिस कांट बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इस रीजन में पार्टिकल कभी जाएगा ही नहीं। तो ये क्या है, तो हेंस दिस रीजन इज क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। तो ये रीजन है मेरे पास x1 x2 और x1 से x2 तो लेकर, दिस इज क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। तो ये क्या है मेरे पास, क्लासिकली फॉरबिडन क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। फॉरबिडन मतलब वहां, या फिर बोलते हैं क्लासिकली अबेंडेंट, यानी वहां पार्टिकल जा नहीं सकता। क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है ये। क्लियर होगी बात, क्यों है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, यानी यहां से पार्टिकल आएगा तो क्लासिकल मैकेनिक्स बोलती है कि इस रीजन सेकंड में पार्टिकल जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। और ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। देखो जब हम किसकी बात कर रहे थे, एक कॉन्स्टेंट पोटेंशियल बैरियर की बात कर रहे थे, कुछ इस टाइप का था हमारे पास, ठीक है। थोड़ी देर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये v ऑफ x है, और ये क्या है, x एक्सेस है, और ये x इक्वल टू 0 था, यहाँ पर कुछ x इक्वल टू a था, ठीक है, और ये था। यहाँ से ये v0 है पोटेंशियल यहाँ पर, और यहाँ से एक पार्टिकल आया जिसकी एनर्जी क्या है, E है, ठीक है। और हमने जब इसका क्लासिकल एक्सप्लेनेशन किया था, हमने ये बोला था कि पार्टिकल यहाँ से आएगा, इस बैरियर में इंसिडेंट होगा और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर पार्टिकल नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, नेगेटिव है। कैसी है काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या है, लेस देन v0 है, तो इसके अंदर पार्टिकल नहीं जा पाएगा। कैसे, क्लासिकली, ठीक है। तो क्लासिकली ये क्या है, फॉरबिडन रीजन है। तो इस रीजन से क्या बोल दिया हमने, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन बोल दिया। इस पर्टिकुलर केस के लिए x1 की जगह कितना है, x1 की जगह 0 है, और x2 की जगह कितना है, a है। क्लियर होगी बात। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने इस वर्ड का यूज नहीं किया। देखो अभी हम और समझेंगे इसको हम। देखो अब ये रीजन क्या हो गया, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है, क्लासिकली नॉट अलाउड बोल सकते हैं, ठीक। इसे मिटा दूं। तो ये जो रीजन सेकंड है, कौन सा वाला, x1 से x2 तक, इसे हमने क्या बोल देंगे, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। तो ये रीजन कौन सा हुआ, क्लासिकली फॉरबिडन, ठीक है, फॉरबिडन। तो ये क्या होगा, क्लासिकली फॉरबिडन होगा। अब बात करते हैं किसकी, रीजन थर्ड की। और रीजन थर्ड में तो पता है आपको, अगेन क्या है, जो रीजन थर्ड है मेरा वो क्या है, जो रीजन थर्ड है वो कौन सा रीजन है, यानी x इज ग्रेटर देन x2 वाला है। और इस पर्टिकुलर रीजन के लिए जो v ऑफ x है वो क्या है, लेस देन ई है ना। देखो ग्राफ में देखो, जो v ऑफ x है वो लेस देन ई है, ये v ऑफ x है और ये e है। तो इस रीजन में जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मेरी, वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या है, अलाउड है। ये क्या होगा मेरा, क्लासिकली अलाउड होगा, क्लासिकली अलाउड रीजन। तो ये जो रीजन है अगेन कौन सा है, क्लासिकली अलाउड रीजन है। कैसा है, क्लासिकली अलाउड है, क्लासिकली कैसा है, अलाउड है, ठीक है। समझ में आया कि क्लासिकली फॉरबिडन रीजन क्या होता है और क्लासिकली अलाउड रीजन क्या होता है। ओके, अब यहां पर 2 पॉइंट आए। इन 2 पॉइंटों पर एट पॉइंट x1 एंड x2, एट पॉइंट x1 एंड x2 क्या है हमारे पास, पोटेंशियल क्या है, सॉरी जो पोटेंशियल है वो एनर्जी के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसे मिटाऊं, जो मेरे पास 2 पॉइंट निकल के आए, एट पॉइंट x1 एंड x2, ठीक है। इन सबको दोबारा लिखूंगा अभी। एट पॉइंट जो मेरे पास x1 एंड x2, जो मेरे पास v ऑफ x है वो किसके बराबर है, e के बराबर है। क्या है, v ऑफ x किसके बराबर है, e के बराबर है। और इन 2 पॉइंटों के लिए एक नाम है, उस नाम को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकली टर्निंग पॉइंट। तो x1 एंड x2 आर नोन एज क्लासिकली टर्निंग पॉइंट। नाउ क्लासिकली टर्निंग पॉइंट क्यों बोलते हैं, देखो ऐसे समझते हैं इसको। क्लासिकली टर्निंग पॉइंट इसलिए बोलते हैं, अगर यहां से पार्टिकल आ रहा है, देखो अगर यहां से पार्टिकल आ रहा होगा तो इसके अंदर इंटर करेगा नहीं, वापस लौट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। तो यहां से पार्टिकल आ रहा है तो x इक्वल टू x2 से
क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा उधर को। अगर यहाँ से पार्टिकल आ रहा होगा, अगर यहाँ से पार्टिकल आ रहा होगा तो इस पर इंसिडेंट होगा और क्लासिकली क्या हो जाएगा, यहाँ से वापस लौट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, ये जो रीजन है कैसा है, क्लासिकली फॉरबिडन है, तो इसके अंदर जाएगा नहीं। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, पार्टिकल रिटर्न हो जा रहा है, और यहाँ से भी पार्टिकल क्या हो जा रहा है, रिटर्न हो जा रहा है। तो ये x1 और x2 दोनों क्या हुए, क्लासिकली टर्निंग पॉइंट हुए, क्लासिकल टर्निंग पॉइंट हुए। ठीक है, और वहां पर कंडीशन क्या होगी, Vx इसके बराबर होगा, E के बराबर होगा, और इस कंडीशन से हम x1 और x2 क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल की बात करते हैं, ये V ऑफ x और ये क्या है मेरा x, और सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये पढ़ा है ना स्प्रिंग वाला, ठीक है, ऐसा बनाते हैं, और फिर ऐसे करके ये एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल है। ये लाइन किसको दिखा रही है, एनर्जी को दिखा रही है। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या बोल दो, x1, और इस पॉइंट को क्या बोल दो, x2। ठीक है, ना पार्टिकल क्या करेगा, देखो अब ये रीजन कौन सा है, इस रीजन में क्या है कि जो v ऑफ x है वो क्या है, लेस देन है किसके, v ऑफ x इज लेस देन, या फिर E क्या है, ग्रेटर है Vx के इस रीजन में। और यहाँ को इस रीजन में क्या है, जो मेरे पास V ऑफ x इधर चला गया, ऊपर चला गया, इस रीजन में क्या है, V ऑफ x ग्रेटर देन E है, इस रीजन में क्या है, V ऑफ x ग्रेटर देन E है। तो ये कैसे होंगे, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, और ये रीजन क्या होगा, इस केस के लिए अलाउड होगा, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे E क्या है, ग्रेटर देन V नॉट है, और जब भी E ग्रेटर देन Vx होगा तब क्या होगा, पॉजिटिव होगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है तो x1 और x2 के बीच में जो रीजन है वो कैसा होगा, क्लासिकली अलाउड रीजन होगा, और ये जो रीजन होंगे वो कैसे होंगे, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन होंगे ना। अब देखो अगर मैं बोलूँ एक ऑसिलेटर है वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ से जाएगा और इस x1 तक जाएगा, फिर वापस लौट जाएगा, फिर ये x2 तक जाएगा, वापस लौट जाएगा, फिर यहाँ इस क्रॉस करेगा मीन पॉइंट को, x1 तक जाएगा, फिर इधर आएगा, वापस आएगा, यानी इससे बाहर नहीं जा सकता, इससे बाहर नहीं जा सकता। तो ये पॉइंट क्या होगा, क्लासिकली टर्निंग पॉइंट होगा। समझ में आया टर्निंग पॉइंट, इससे थोड़ा बेहतर समझ में आया होगा, या फिर इससे भी समझ में आया होगा, तो इससे थोड़ा और प्रैक्टिकल, थोड़ा मतलब ऐसा हम सोच सकते हैं कि इसे पेंडुलम जा रहा है, एक पॉइंट को वापस लौट गया, तो जहां से वापस लौटा वहां पर क्या हुआ, उस पॉइंट पर क्या हुआ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी जो टोटल एनर्जी है उसके क्या होगी, बराबर होगी, जो मतलब जो एनर्जी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के क्या होगी, ये बराबर होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। क्लियर हुई बात। तो ये जो x1 x2 है, यहाँ पर जो Vx है उसके बराबर है, E के बराबर है, और अगेन इस x2 पर Vx E के बराबर है, और अगेन x1 पर क्या है, Vx E के बराबर है। ओके, ये दो चीजें। नाउ अब देखो ये तो कैसा डिस्कशन हुआ, क्लासिकली ऐसा हुआ कि क्लासिकली यहाँ पर पार्टिकल नहीं गया, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है, तो आपने देखा होगा कि जब हमने स्क्वायर पोटेंशियल बैरियर के बारे में डिस्कस किया था, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से ये क्या था, V ऑफ x था, और ये क्या था, इस तरीके से x एक्सेस, और यहाँ पर इस तरीके से ये स्क्वायर पोटेंशियल था, ये क्या था, x इक्वल टू मतलब स्क्वायर बैरियर था, और ये क्या था, x इक्वल टू a, और यहाँ क्या था, ये V नॉट, और यहाँ से एक पार्टिकल आया था इस तरीके से जिसकी एनर्जी E है, और E क्या है, लेस देन V नॉट है, ऐसा था। और हमने ये बोला था कि क्लासिकली इसके अंदर पार्टिकल इंटर नहीं कर पाएगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली इसके अंदर पार्टिकल इंटर करेगा। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, इसके अंदर पार्टिकल इंटर करेगा। यहाँ क्या था, इसे साइनसॉइडल वेव फंक्शन था यूं करके, थोड़ा बहुत अगर आपको याद है, पिछला लेक्चर दिखना नहीं तो, फिर यहाँ इसके अंदर इस तरीके से वेव फंक्शन आया था, फिर यहाँ इस तरीके से वेव फंक्शन आया था, नहीं आया था, आया था ना। तो यानी अगर यहाँ वेव फंक्शन है इस रीजन सेकंड में, यहाँ पे क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में क्वांटम मैकेनिक्स कहती है यहाँ एक वेव फंक्शन है, यहाँ एक वेव है। अगर यहाँ एक वेव है इसका मतलब यहाँ पार्टिकल है, यानी पार्टिकल इस केस में क्वांटम मैकेनिक्स जब हम सोचते हैं, जब हम क्वांटम मैकेनिकली इस टाइप की सिचुएशन को सोचते हैं कि जो कंडीशन क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है जिस कंडीशन में पार्टिकल वहां एंटर नहीं करेगा, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है वहां पार्टिकल एंटर करेगा। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। जहां क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि पार्टिकल एंटर नहीं करेगा, दिस इज क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि यहां पार्टिकल एंटर करेगा। एंड व्हेनेवर ए पार्टिकल एंटर इनटू ए क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, देन दिस टाइप ऑफ इफेक्ट या फिर दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज नोन एज टनलिंग इफेक्ट। तो यहां पर जो हो रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, टनलिंग इफेक्ट है। तो टनलिंग इफेक्ट क्या है एक्चुअल में, तो टनलिंग इफेक्ट कहता है कि व्हेनेवर ए पार्टिकल एंटर्स इन ए क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, या फिर जब भी कोई पार्टिकल ऐसे रीजन में एंटर करता है जहां पार्टिकल की एनर्जी क्या है, नेगेटिव है, तब हम उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं,
टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं या फिर क्वांटम टनलिंग बोलते हैं। तो क्वांटम टनलिंग समझ में आया कि क्वांटम टनलिंग क्या है कि पार्टिकल वहाँ इंटर कर जा रहा है जहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स कहती थी भगवान यहाँ तो कोई पार्टिकल इंटर कर ही नहीं सकता, ये उस पार्टिकल के गुणधर्म है, उसके धर्म के मतलब जो भी बोलते हैं उसके विपरीत है, क्योंकि वहाँ पार्टिकल की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, नेगेटिव हो जा रही है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है क्यों नहीं करेगा इंटर, जरूर करेगा, वहाँ वेव फंक्शन है, इसका मतलब वहाँ पार्टिकल है। तो यानी इस रीजन में पार्टिकल सॉरी वेव फंक्शन है, यानी यहाँ पार्टिकल है। और रीजन कौन सा है, ये क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। और जब भी कोई पार्टिकल क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में इंटर करता है तब उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर होगी बात। नाउ अब देखो जो अभी तक हमने पढ़ा, फिर इसको लिखते हैं। फिर कुछ और बातें हैं इसमें कि यहाँ इसके अंदर जो टनलिंग इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में इंटर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूँ, फिर एक एक करके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, ओके। तो हिंट डालो क्या, टनलिंग इफेक्ट, टनलिंग इफेक्ट। टनलिंग इफेक्ट क्या है, टनलिंग इफेक्ट देखो, whenever क्या होती है, when a particle enters in classically forbidden region, then this phenomena is called, क्या कहते हैं इसको हम, टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं, टनलिंग इफेक्ट। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको एक और डेफिनेशन हो सकती है क्या, कि whenever a particle enters in a region where kinetic energy is negative, then this effect is known as tunneling effect. When a particle enters in a region where kinetic energy of particle is negative, then this effect is called टनलिंग इफेक्ट। टनलिंग इफेक्ट, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर we have a variable potential as shown in following figure, ठीक है, ये फिगर बना दो, एक फिगर बनाओ यहाँ पर। ठीक है, ये फिगर बनाओ। ठीक है, और यहाँ पर लिख देना दिस इज क्लासिकली अलाउड, दिस इज क्लासिकली फॉरबिडन। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीजन कौन सा है मेरे पास कि Vx इज लेस देन E है। ठीक, नाउ तो इन दिस फिगर जो मेरे पास कौन सा रीजन है, x लेस देन x नॉट वाला रीजन है, वो कैसा है, क्लासिकली अलाउड है। और दूसरा क्या है यहाँ पर, व्हेन x इज ग्रेटर देन x2 है तब भी वो क्या है, क्लासिकली अलाउड है। और जब x x1 और x2 के बीच में है तब ये कैसा है, क्लासिकली फॉरबिडन है। कैसा है, क्लासिकली फॉरबिडन है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड जो यहाँ x1 x2 है वो क्या है, टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, हियर x1 एंड x2 आर नोन एज टर्निंग पॉइंट। हियर क्यों है वो तो समझिए आप हियर x1 एंड x2 आर कॉल्ड
टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे क्लासिकली टर्निंग पॉइंट, क्लासिकली टर्निंग पॉइंट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लासिकली टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हेन ए पार्टिकल एंटर्स इन ए रीजन, चलो रहने दो, ठीक है, यहाँ ऐसे लिख देना कि व्हेन ए पार्टिकल एंटर्स इन ए रीजन दिस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन x1 एंड x2 देन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट। यानी एक ही डेफिनेशन है, एक ये होगी, एक और लिख दो। चलो एक और कैसे लिखें, इधर लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे लिख देना कि व्हेन ए पार्टिकल enters in region x1 is greater than x1 and less than x2, then this effect is called टनलिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट। समझ में आया टनलिंग इफेक्ट क्या होता है। नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस मतलब पार्टिकल इसके अंदर इंटर कर रहा है, यानी इस क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में पार्टिकल इंटर कर रहा है। नाउ उस पार्टिकल के इस क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में इंटर कर रही है, क्या होगी, कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, और जो मुझे ये बताएगा कि उस प्रोबेबिलिटी को मैं क्या नाम दूंगा, वो जीनियस। बताओ क्या कहूँगा। जब कोई पार्टिकल क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा उसको, या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या बोलूँगा मैं, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बोलूँगा। किसी भी रीजन में किसी पार्टिकल के फाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलेंगे इस तरीके से, जैसे हमने डिस्कस किया था ना, जब वो कहाँ इस रीजन में एंटर कर रहा था, मतलब रीजन सेकंड में एंटर कर रहा था, कब, स्क्वायर बैरियर के केस में, ठीक है। वो चलो बना के चलते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आपको भी होगा, याद होगा ना। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यानी हमको निकालना क्या है, देखो ऐसे सुन लो पहले, निकालना क्या है। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि कोई पार्टिकल कहाँ, इस जब क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में इंटर करता है, तब हम क्या बोलते हैं कि जो, या फिर जब उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हम टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जब कोई पार्टिकल क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में इंटर करता है, तब उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हम टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं। यानी पार्टिकल अब इसके अंदर इंटर करेगा ना, अब हमें निकालना है कि इसके अंदर इंटर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसके अंदर कोई यहाँ से पार्टिकल इंसिडेंट हुआ और यहाँ आया, इसमें आया, तो इसके अंदर इंटर होने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी इस पर्टिकुलर केस के लिए ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होगा, ये तो हुआ ना। इसके अंदर इंटर होने की प्रोबेबिलिटी, यानी पार्टिकल के यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये निकाला था, ठीक है। नाउ चलो लिख के चलें, इसे मिटाता हूँ, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड, now we have to find what will be the probability of particle, probability of finding of particle, probability of finding of particle in classically forbidden region, ठीक है। means we have to find transmission coefficient in classically forbidden region, ठीक है। for classically forbidden region, ठीक है। at first find T for a simple system and we already know it, क्या होता है बताओ, ये खाली लिख दिया मैंने, देखो। अब सिंपल सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा, मतलब जो अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। इसे हमने क्या बोल दिया, एक्स एक्सेस, इसे हमने क्या बोल दिया, वी एक्स एक्सेस,
जो इस टाइप का जो पोटेंशियल है ये एक सिंपल सिस्टम है, यानी जो बैरियर है, ठीक है, ये क्या है x इक्वल टू 0 और ये क्या है x इक्वल टू a और ये क्या है v0 है, यहाँ से एक पार्टिकल आ रहा है जिसकी एनर्जी क्या है E है और ये क्या है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। इस पार्टिकल के इस रीजन में फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी, यानी यहाँ पर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होगा, हमने डिस्कस किया था क्या होगा बताओ, t इक्वल टू क्या होता है, या t अप्रॉक्स इक्वल टू कल ही पढ़ा हमने e की पावर माइनस का 2kx होता है, ये होता है ना, t इक्वल टू ई की पावर माइनस का 2kx। k क्या है, k यहाँ पर क्या है, k इक्वल टू है मेरे पास अंडर ऑफ ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इंटू v0 माइनस ई है, क्या है v0 माइनस ई है, ठीक है। तो उठा के इधर रख दो, तो यहाँ से मेरे पास t कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस का 2 डिवाइडेड बाई एच कट और फिर ये आ गया मेरे पास क्या, अंडर ऑफ ये आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ m इंटू v0 माइनस का e इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकल गया, किस केस में, इस सिंपल केस के लिए। लेकिन हमारा केस इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है, हमारा केस कैसा है, ऐसा है। अभी यहाँ पर पोटेंशियल ऐसा नहीं है, देखो ये पोटेंशियल ऐसा नहीं है, कैसा है, इस टाइप का है ना, अंतर दिख रहा है दोनों में। ये पोटेंशियल कैसा है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल है, उसके लिए ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ये है। लेकिन अभी हमारा पोटेंशियल कैसा है, इस टाइप से एक वेरिएबल पोटेंशियल है। अब इसके लिए ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ठीक है, नाउ अब इसकी हेल्प से, या फिर बोल सकते हैं वो फॉर्मूला भी ऐसा ही आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड टी फॉर वेरिएबल पोटेंशियल, ठीक है। तो इसे मिटाऊं, इन सबको मिटाता हूं, फिर बनाते हैं दोबारा से इस डायग्राम को। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ वी विल फाइंड टी फॉर वेरिएबल पोटेंशियल, यानी वेरिएबल पोटेंशियल के केस में टी क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देखो वेरिएबल पोटेंशियल, उससे पहले इस थोड़ा इंक बदल ले। आप लोग सब्सक्राइब करते हो नहीं करते हो बताओ, मैंने आज करते हो, कर दिया करो यार, अच्छा लगता है कभी कभी, वही तो मोटिवेशन है मेरे लिए ना, ठीक है। अगर मैं रोज़ के 2 घंटे आपको दे रहा हूँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ, तो इतना कर देना, ठीक, पता है मुझे कर दोगे आप, मांगने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ओके चलो आए लेक्चर में आए दोबारा, क्या है मेरे पास, नाउ वी विल फाइंड टी फॉर वेरिएबल पोटेंशियल, यानी वेरिएबल पोटेंशियल कहने का मतलब हुआ इस टाइप का पोटेंशियल, ठीक है। मैंने वेरिएबल पोटेंशियल बना लिया यहाँ पर, ओके। ये इसे मैंने क्या बोल दिया, ये वी एक्स बोल दिया, और इसे क्या बोल दो, एक्स एक्सेस बोल दो, ठीक है। और ये क्या है, एक्स इक्वल टू 0 है, यहाँ एक वेरिएबल पोटेंशियल बना दो यूँ करके, ठीक है। तो ये क्या है, इस टाइप का एक वेरिएबल पोटेंशियल है, ठीक। और अज्यूम करो जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी ई है, और पार्टिकल की एनर्जी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, और इस पॉइंट को क्या बोल दो, x1, बिकॉज दिस इज टर्निंग पॉइंट हो गया ये x1, और ये भी क्या हो गया, x2 भी क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया अगेन, ठीक है। और ये रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में जो v ऑफ x है वो क्या है, ग्रेटर देन e है। तो ये कैसा रीजन हुआ, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन हुआ। तो टनलिंग इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा मेरे को, इधर देखने को मिलेगा। तो पार्टिकल के इस रीजन में, यानी इस रीजन में फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर जो इस रीजन में जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होगा टी होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर इस रीजन में टी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, और वो अप्रोक्सीमेशन को हम बोलते हैं, फिर एक सूटेबल अप्रोक्सीमेशन हमारे पास होता है WKB अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, जो कि आप MSc में जब जाओगे तो आपका पूरा एक चैप्टर होगा WKB अप्रोक्सीमेशन पर, ठीक है। लेकिन अभी हम BSc में हैं, तो अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो जो इसके लिए ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकल के आता है वो WKB अप्रोक्सीमेशन से निकल के आता है, और वो निकल के आता है जहां टी ये है ना, तो इसके में जो टी निकल के आता है वो कुछ ऐसा निकल के आता है, टी इज अप्रोक्स इक्वल टू, एग्जैक्ट निकल के, अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, अप्रोक्स आंसर निकल के आता है, या फिर एस्टिमेट आंसर निकल के आता है, टी अप्रोक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस का 2 डिवाइडेड बाई एच कट इंटीग्रेशन x1 से x2, और फिर यहाँ क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर आ जाता है क्या, ये चीज़ क्या, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, क्या, ट्वाइस ऑफ m इंटू वी ऑफ x, सही लिख रहा हूँ मैं, हाँ, ट्वाइस ऑफ m इंटू वी ऑफ x माइनस ई
इंटू डी एक्स, ये निकल के आता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कहाँ, इस रीजन में, यानी x1 से x2 के बीच में, जहाँ x1 और x2 के हैं टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, x1 x2 कैसे निकालोगे, यहाँ पर Vx इक्वल टू ई पुट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, टर्निंग पॉइंट निकल जाएगा ना। ये तो कहाँ से आया, W के भी अप्रोक्सीमेशन से आया ना। अभी कैसे फाइंड करें, अभी हमको क्या करना है, ये रिजल्ट लाना है। कैसे लाएंगे रिजल्ट, तो इसके लिए क्रूड मेथड होती है। कैसे, कौन सी मेथड, मैं शायद प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा हूँ, क्रूड मेथड होती है, क्रूड, CROUD। ठीक है, क्रूड मेथड होती है। देखो उस मेथड में क्या करते हैं हम, जिस पार्ट में हमको निकालना है, इस पार्ट में निकालना है हमको, इस पार्ट में टी निकालना है, तो एक काम कर रहा हूं मैं, इस पार्ट को यानी x1 से x2 का जो मेरे पास पार्ट है, इसको छोटे 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 स्ट्रिप में तोड़ दे रहा हूं। स्ट्रिप का मतलब इसे पट्टियों में तोड़ देता हूं। देखो तोड़ूं इसको मैं इस टाइप में तोड़ सकता हूं। देखो ये एक स्ट्रिप ये बना दी और एक स्ट्रिप ये बना दी, इस तरीके से एक स्ट्रिप ये बना दी और एक स्ट्रिप ये बना दी, एक स्ट्रिप ये बना दी और एक स्ट्रिप ये बना दी, एक स्ट्रिप ये बना दी, एक स्ट्रिप ये बना दी और एक स्ट्रिप ये बना दी। ठीक है, इस तरीके से बनाई ना। अज्यूम करो इसमें से किसी एक स्ट्रिप को ले लो, माना ये स्ट्रिप है, ठीक है, ये स्ट्रिप ले लिया और अज्यूम किया कि इस स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है, डेल्टा एक्स आई है। इसकी थिकनेस कितनी है, डेल्टा एक्स आई है, और जो इसकी हाइट है यहाँ तक, ये जो वैल्यू है इसको मैंने क्या बोल दिया, वी एक्स बोल दिया। ये जो वैल्यू है वो क्या है, वी एक्स है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वी एक्स है। अब देखो इसे मिटाऊं, इसे मिटाता हूं। देखो हाँ, इसे याद रखना क्योंकि अभी काम आएगा ये। अब यहां पर जो ईच स्ट्रिप है, अगर आप एक स्ट्रिप को ध्यान से देखो तो एक स्ट्रिप में अगर ये डेल्टा एक्स क्या हो, बहुत छोटा हो, हमने यहां पर अज्यूम कर रखा है, अज्यूमिंग जो डेल्टा एक्स आई है वो क्या है, टेंस टू 0 है, यानी बहुत छोटा है डेल्टा एक्स आई। तो एक्चुअल में जो ये स्ट्रिप है किस तरह बिहेव करेगी, एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगी, या फिर बोल सकते हैं कि एक स्क्वायर की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, एक रेक्टेंगल, थोड़ा देर क्या बोल दो, एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगी। तो ये जो पार्ट है इतना, ये वाली जो स्ट्रिप है वो किस तरह बिहेव कर रही है, एक रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर की तरह बिहेव कर रही है। और रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के लिए जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होता है वो हमें पता होता है कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है, एक ये 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 है, यानी यहां पर क्या है, नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है। तो मैं क्या करूंगा, एक के कारण टी निकाल दूंगा और सबको क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, या सबको क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसा एरिया निकालना सीखा ना आपने क्लास 11th में, सॉरी क्लास 12th में एरिया निकालते हो आप, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, याद आ रहा है कुछ, क्या करेंगे, एक स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, सिमिलरली क्या बोलूं मैं, एक स्ट्रिप के कारण जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है वो निकालेंगे और फिर सबको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बाई होल कर्व, यानी यहां से x1 से लेकर x2, या फिर इस पूरे रीजन में x1 और x2 के बीच में जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, वो हम निकाल देंगे। ठीक है, दोबारा बोलूं, अगर मैं इस डेल एक्स आई रीजन में ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकाल दूं, एंड जो डेल एक्स आई रीजन है वो क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल की तरह है। ठीक है, अप्रॉक्स कांस्टेंट पोटेंशियल है, या फिर कांस्टेंट पोटेंशियल बैरियर है। तो अगर मैं इससे कारण निकाल दूंगा फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, इस पूरे कारण निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हेंस जो टी निकल के आएगा इधर से, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो अब यहां पर जो ये ए था, सॉरी यार ये गलत लिख दिया मैंने, क्या हो गया मेरे दिमाग को, देखो यहाँ पर ये ए था यार। ठीक है, विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर था। ठीक है, जैसे मेरे पास ये पोटेंशियल है, ये करके ये वी एक्स है और ये एक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज, और वी नॉट, और ये जो विड्थ है, सॉरी लेंथ है वो कितनी है, ए है। ठीक है, और यही ए यहाँ पर लिखा है ना। अब इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, डी एक्स है, तो जहाँ ये ए आ रखा है वहाँ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, और इसकी हाइट कितनी है, वी एक्स है, जहाँ वी नॉट है वहाँ क्या आ जाएगा, वी एक्स आ जाएगा। तो एक कारण कितना हो जाएगा, पहले एक के कारण देखो, एक के कारण, एक स्ट्रिप के कारण, एक स्ट्रिप का कारण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ई की पावर माइनस का ट्वाइस ऑफ एच कट, और फिर क्या आ जाएगा, अंडर के अंदर ये आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ एम इंटू कितना आएगा, वी नॉट की जगह कितना आ जाएगा, वी ऑफ एक्स आ जाएगा, वी ऑफ एक्स माइनस कितना आ गया, ई आ गया, ब्रैकेट क्लोज, फिर ये ए है, ए की जो कितना आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डेल एक्स आई, और इसको एक्स आई बोल दो। ठीक है, क्या बोल दो, एक्स आई, क्योंकि ये वाला देखो यहाँ भी एक्स आई तो इसको भी एक्स आई बोल दो। ठीक,
ना ये तो किसके कारण, एक के कारण निकला। इन सबको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए निकाल दो, यहाँ पर सिग्मा लगा दो आई के साथ, सिग्मा किस में है, आई, ठीक है, ऐड कर दिया ना। एक चीज और है यहाँ पर, जो लिमिट है, लिमिट जो डेल्टा एक्स आई है वो क्या है, टेंस टू 0 है, ठीक है, ऐसा बोल दिया। तो ये क्या निकल जाएगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बाय इन दिस रीजन, यानी x1 और x2 के बीच में जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है वो इतना है। अगर मैं ये बोलूं कि ये बहुत ही छोटा है, यानी x के बहुत नजदीक है, तो ये जो मेरे पास सिग्मा है, यहाँ पे समेशन का साइन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो t इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, इंटीग्रेशन e की पावर, सॉरी ये इंटीग्रेशन यहाँ आएगा, गलत लिख दिया यार, कहाँ लिख दिया मैंने, सॉरी यार, x नीचे नहीं है, x कहाँ है, पावर में है, ठीक है। देखो ऐसे लिखो, एक के कारण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ई एक्स पी माइनस का ट्वाइस डिवाइडेड बाई एच कट अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम, और ये ब्रैकेट में कितना आ जाएगा इधर पर, वी एक्स माइनस का ई इंटू कितना आ जाएगा, डेल एक्स आई, और ये क्या होगा इधर पे एक्स आई होगा, ठीक है। ये एक कारण निकला। अब इसको ऐड करना है, देखो समेशन कहाँ लगाएंगे, इधर नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, इसके अंदर लगाएंगे समेशन, यानी इस एक्सपोनेंशियल के अंदर लगेगा समेशन। तो समेशन कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो है बाई वन स्ट्रिप, टी फॉर वन स्ट्रिप, वन स्ट्रिप के लिए टी कितना है, इतना है अप्रोक्स। तो टोटल टी कितना हो जाएगा, टोटल टी हो जाएगा मेरे पास ई एक्स पी अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स आएगा अबाउट, ये आएगा मेरे पास माइनस का ट्वाइस डिवाइडेड बाई एच कट। ऐड तो ये हो रही है ना भाई, ऐड कौन सा पावर वाला हो रहा था, वो मैंने उधर लगा दिया, उसके लिए सॉरी यार, कभी कभी गलती हो जाती है। ये एच कट आया इधर, अब यहाँ पर समेशन लगा दो आप, देखो विथ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू क्या हो, डेल्टा एक्स आई टेंस टू 0, और ये आ जाएगा मेरे पास समेशन आई के ऊपर है समेशन, और ये क्या है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम इंटू वी एक्स आई माइनस का ई इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर, डेल एक्स आई आ जाएगा, ये ब्रैकेट से सॉरी रूट के बाहर है, ओके ना। अब अगर ये बहुत छोटा है तो किस में चेंज हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसे मिटाऊँ, देखो तो यहाँ से मेरे पास टी अप्रॉक्स कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास ई एक्स पी इंटू माइनस का 2 डिवाइडेड बाई एच कट इंटू x1 से कितना आया, x2 आया, और समेशन हट जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा उसकी जगह, और एक अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम, और ये क्या आ गया इधर वी एक्स माइनस का ई, और इंटू कितना हो गया, ये डेल एक्स हो गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, ठीक है। अगर ये ई को इसको ई से रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, टी अप्रॉक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस का ट्वाइस डिवाइडेड बाई एच कट, और इंटू कितना आ गया x1 से x2, और फिर आ गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू वी ऑफ x माइनस का e इंटू कितना आ गया डी एक्स आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालेंगे, यही है, सेम है। इसी को हम वहाँ से भी डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन जब पढ़ेंगे एमएससी में जाके, तब भी हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके यही निकल के आएगा। और ये किससे निकला हमारा, ये क्रूड मेथड है, आप नेट कर लेना एक बार, मतलब ये वही मेथड है जो आप एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं ना। पहले थोड़ी थोड़ी स्ट्रिप बना दी, एक स्ट्रिप का निकाला, उसको भी क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो उस तरह से एक स्ट्रिप के कारण ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकाला, फिर उसको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, फिर सारी स्ट्रिप को ऐड कर दिया, या बोल सकते हैं इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन होता है, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। दिस इज टी फॉर वेरिएबल पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेरिएबल पोटेंशियल का टी कितना होगा, इतना होगा, ठीक है, क्लियर हुई बात। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो ये है, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर स्मूथ पोटेंशियल या फिर स्लोली वेराइंग पोटेंशियल। जो ये यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आ रखा है टी का, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मूथ पोटेंशियल एंड स्लोली वेराइंग पोटेंशियल। अभी आप याद कर लो इसको, किसके लिए, स्मूथ पोटेंशियल एंड स्लोली वेराइंग पोटेंशियल। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन ये क्या होते हैं, कब पढ़ोगे आप, जब आप डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन पढ़ोगे, तो उससे पहले स्मूथ पोटेंशियल क्या होता है या फिर स्लोली वेराइंग पोटेंशियल क्या होता है। स्लोली वेराइंग समझ में आ रहा होगा, जो एक्स के साथ क्या होगा, बहुत स्लो वेरी करेगा, यानी x में बहुत बड़ा चेंज करने पर vx में बहुत छोटा सा चेंज होगा, तब उसे हम क्या बोलेंगे, स्लोली वेराइंग फंक्शन पोटेंशियल ऑफ x बोलेंगे, ठीक है, या फिर स्लोली वेराइंग पोटेंशियल बोल देंगे, ठीक है। ये आप वहाँ पढ़ोगे एमएससी में। अगर आपकी जिज्ञासा है जानने की तो नेट में सर्च करो कि व्हाट डू यू मीन बाय स्लोली वेराइंग पोटेंशियल, ठीक है। तो फिलहाल ये क्या हो गया, हमारा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हो गया इन केस ऑफ वेरिएबल पोटेंशियल। एक्चुअल में जो सारी की सारी कहानी थी वो इसके लिए थी, टनलिंग इफेक्ट हो गया, वेरिएबल पोटेंशियल हो गया, इस फॉर्मूले को लाने के लिए थी। आई होप ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका मतलब
क्या है ये फॉर्मूला या ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट किस रीजन में है, क्लासिकली फॉरवर्ड रीजन में है, ठीक है, जहाँ पे और पोटेंशियल क्या है वहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ इंटीग्रेशन आ जाता है, ध्यान देना। क्लियर हुई बात? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, न्यूमेरिकल करते हैं नेट और गेट वाले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर। कभी कभी क्या हो जाता है मेरे को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।